सभी को नमस्कार फ्रेंड्स जो आपके साथ में जो आरएस टेस्ट सीरीज मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चंस शेयर किए थे उन क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है वो इस वीडियो में हम कर रहे होंगे। और यहाँ पे बहुत सारे इनपुट्स आपको मिलेंगे और इसकी जो नोट्स की जो कॉपी है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। जो मॉडल आंसर्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनको ज़रूर रेफ़र करें आप। तो एक थोड़ा सा अप्रोच यहाँ पे आपको डायरेक्शन पता चल पाएगी इन जो सारे क्वेश्चन हैं उसमें किस तरह से लिखना है और क्या क्या लिखा जाना चाहिए। ये कोई फाइनल नहीं है, इससे भी बेहतर आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन जस्ट एक व्यू देने की कोशिश है, डिस्कशन करने की कोशिश है। हो सकता है इससे बेस्ट आंसर भी हो सकता है। आपको पता है कि कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता, हर एक आंसर होता है वो अच्छा होता है, बशर्ते ये है कि आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करें, उसमें जो रिक्वायर्ड है वो आप वहाँ पर लिख रहे हो, जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है वो क्वेश्चन में आप दे पा रहे हो, थोड़ा सा प्रेजेंट अच्छा किया हो, जो एक नंबर ऑफ़ फैक्ट्स जो उसमें डिमांड करता है क्वेश्चन वो आप वहाँ पे डाल पा रहे हो, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो आप दे पा रहे हो, तो आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और वैसे भी आरपीएससी 10 में से 6, 10 में से 5 नंबर मैक्सिमम दे पाती है, 2 में से 2 दे देती है, 5 में से 3, 3.5, 4 नंबर देती है। तो 100% तो वो भी नहीं देती है आरपीएससी, चाहे आपको कितना भी परफेक्ट आंसर हो। तो परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, जितना बेस्ट लिख पाएंगे, जितना अच्छा लिख पाएंगे वो अपना यहाँ पे कोशिश रहती है कि आप अबोव एवरेज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हो, 50% से अधिक आपके मार्क्स आ रहे हो। तो सबसे पहले मैंने अपन डिस्कस करते हैं राजस्थान में चल रही बाग परियोजनाओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर 4 बाग परियोजनाएं चल रही हैं, आपको पता होगा, तो इसको आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ 4 बाग परियोजनाएं रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विसदारी। देखो कुछ बच्चे यहाँ पर ही लिख देंगे तो यहाँ पर उनको 1 नंबर मिलेगा, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विसदारी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखो, थोड़ी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है, पूछी नहीं है लेकिन फिर भी आपने दी है कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, सरिस्का अलवर में है, मुकुंदरा हिल्स कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में फैली हुई है, रामगढ़ विसदारी बूंदी में। और ये कब कब बनाई गई हैं ये भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई। जब आप इतनी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं तो आपको 2 में से 2 नंबर यहाँ पर मिल रहे होते हैं। ठीक है। तो रणथंभौर में 1974 में, सरिस्का अलवर में 1978 में, मुकुंदरा हिल्स 2012 में बनाई गई और रामगढ़ विसदारी 2021 में इसका बनाया गया है, रामगढ़ विसदारी को चतुर्थ बाग परियोजना राजस्थान की। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इससे यहाँ पर 2 में से 2 आने की संभावना बन जाती है। ठीक है। ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया था। नेक्स्ट है राजस्थान के जीआई टैग प्राप्त 4 उत्पादों के नाम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम्स में। यहाँ पर भी देखा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये रूडा द्वारा दी जाती है। ये नवंबर 1995 में इसका गठन किया गया था। इसके द्वारा जीआई टैग दिए जाते हैं और उनकी पहचान की जाती है। राजस्थान के जो उत्पाद हैं तो रूडा द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी जैसे सोजत मेहंदी है, बगरू प्रिंट है, पोखरण पोट्री है, सांगनेर प्रिंट है, कोटा डोरिया साड़ी है, कठपुतली लोगो, ब्लू पोट्री, ठीक है, मोलेला क्ले वर्क हो गया, फुलकारी हो गया, थेवा कला हो गया, बीकानेरी भुजिया हो गया, मकराना मार्बल हो गया। तो ये क्या है, जीआई टैग है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग। तो मतलब जो चीज़ें किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में होती हैं और वो भौगोलिक क्षेत्र की विशेषताओं के कारण वहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे बीकानेरी भुजिया का जो स्वाद है, बीकानेरी क्षेत्र के कारण, वहाँ के पानी के कारण, वहाँ की मिट्टी वगैरह जो भी बेसन होता है, सेम उसके कारण वहाँ पर वो स्वाद है। वो और कहीं होगा तो वो चीज़ें वहाँ पर पैदा नहीं हो पाएंगी, उस तरह का स्वाद उनमें नहीं आएगा। जैसे सेम सोजत मेहंदी है, जो सोजत की जो मेहंदी जो फेमस है वो कहीं और की सोजत मेहंदी फेमस नहीं है। तो वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया हुआ है और इसको देने से क्या होता है कि बेनिफिट्स की उसकी पहचान बन जाती है इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, किसी भी चीज़ की, भाई इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो आप इसमें से कोई सा भी लिख सकते हो। थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे डालेंगे तो आपके अच्छे आंसर आएंगे कि RUDA द्वारा यहाँ पर ये नवंबर 1995 में जिसका गठन किया उसके द्वारा ये बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है बाजरा उत्पादन हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाएँ क्या हैं राजस्थान में। तो आपको पता होगा यहाँ पे 3 चीज़ें कवर की जाती हैं। पहला तापमान है, तापमान यहाँ पे 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए, 25 से 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वितरण कहाँ पे है मैक्सिमम, जैसे शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश हैं, जो पश्चिमी राजस्थान वाला हिस्सा है, जो अरावली पर्वतीय जो श्रृंखला है उसके जो पश्चिम में जो क्षेत्र है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, वहाँ पे ये वितरण सबसे ज़्यादा फैला हुआ है बाजरा का। तो ये आप तापमान और वर्षा तो आप लिख ही रहे हैं, लेकिन वितरण भी आप यहाँ पर डाल देंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। और थोड़ा सा पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखें तो आपको रिलेवेंट नंबर मिल पाएंगे, वो आपको ज़्यादातर देख पाएगा। आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो, ये भी यहाँ पर नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो।
नेक्स्ट है जाफराबादी एवं भदावरी पशुधन नस्लों के बारे में बताइए। तो ये सबसे पहले आपको लिखना है कि ये किसकी नस्लें हैं, ये भैंस की नस्लें हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। और यहाँ पे ये 4 जगह आप दे सकते हो, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। तो आप अगर ऐसे देंगे तो आपको पता है डायरेक्ट पढ़ने में आ रहा है, तो आपको ये टिक करता जाएगा, यहाँ पे 2 में से 2 मिल सकते हैं, 1 मिल सकता है, और आप एडिशनल यहाँ पे डाल सकते हो जो भी आपको पता है। आप यहाँ पे एक मैप भी बना सकते हो राजस्थान का, वहाँ पे बता सकते हो कि इस जगह जो है जाफराबादी और भदावरी पशुधन नस्लें पाई जाती हैं, ठीक है। तो डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, यहाँ पर पाई जाती हैं जाफराबादी भदावरी पशुधन नस्लें, जो किसकी हैं, भैंस की हैं। और इसको किस तरह से बता सकते हो, आप एक मैप बना सकते हो राजस्थान का, वहाँ पर भी ये शो कर सकते हो। नेक्स्ट है न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 4 जिलों का बढ़ता क्रम बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। RAS में तो रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही है साक्षरता से रिलेटेड या जनसंख्या से रिलेटेड। तो अगर बात करें तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 4 जिले और बढ़ते क्रम में लिखना है इनको। तो जैसे पहला है जालोर, जालोर में महिला साक्षरता है 38.5%। देन उसके बाद में इससे ज़्यादा है सिरोही में, उसका है 39.7%। फिर जैसलमेर का है 39.7%, बाड़मेर का है 40.6%। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है, तो आपको इस हिसाब से लिखना है। अब यहाँ पे आप 4 जिले भी लिख सकते हो, सिर्फ ये जिलों के नाम देख सकते हो, तब भी आपका नंबर आ सकता है, 2 में से 2 दे देता है। लेकिन अगर आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी तो वहाँ पे वो नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। हो सकता है आप सिर्फ नाम लिख दो तो आपको A/2 दे दे, क्योंकि उसके पास तो ये भी डिटेल्स उसको पता है एग्जामिनर को। तो अगर आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और एडिशनल दे देंगे तो आपको 2 में से 2 यहाँ पर मिल रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान शेल्फ बेसिन। तो शेल्फ बेसिन क्या है, तो राजस्थान को विभिन्न जो पेट्रोलियम बेसिन में बांटा गया है। तो अगर बात करें राजस्थान शेल्फ बेसिन की, तो जो जैसलमेर में जो स्थित पेट्रोलियम जो बेसिन है उसको बोला गया है राजस्थान शेल्फ बेसिन, ठीक है। तो जैसलमेर में कौन कौन सी जगह हैं, जैसे बागे वाला है, साधे वाला है, तनोट है सॉरी, ये चिन्ने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो जगह हैं इनको बोला गया है राजस्थान शेल्फ बेसिन। और यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी काम कर रही हैं, ONGC काम कर रही है, PDVC ये काम यहाँ पर कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दे दी, तो ये 2 में से 2 यहाँ पर मिलने की संभावना बन जाती है। थोड़ा सा आप फिर से यहाँ पे एक राजस्थान का मैप बना सकते हैं। राजस्थान का जैसे मैप आप बनाओगे तो वहाँ पे ये बता सकते हो कि ये जो जैसलमेर वाला इलाका है ना, ये कौन सी जगह है, ये राजस्थान सेल्फ बेसिन है। तो यहाँ पे आपके नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन। आपको पता है इसके जो वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स होती है, इससे ज़्यादा ना लिखें, कोशिश करें कि 50 वर्ड्स में भी आप गागर में सागर भरने की कोशिश करें, ठीक है। तो सबसे पहला अपन क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान में धोकड़ा वनस्पति पर लघु लेख लिखिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। तो और तो सारी चीज़ें आप लिखेंगे कि क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक धोकड़ा वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक तो आप लिख देंगे, लेकिन 58% भी आप लिखें तो आप फैक्चुअल जब डेटा उनको दिखेगा तो नंबर कटने की संभावना कम रहती है। तो धोकड़ा वनस्पति के लिए वर्षा कितनी आवश्यक है, 30 से 60 सेंटीमीटर। ईंधन की लकड़ी के लिए यहाँ पे काम आती है। और धोकड़ा वनों में जो वनस्पति है उसमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, खेजड़ी है, रोहिड़ा है, धोंक है, कैर है, तो ये मुख्य वृक्ष हैं। अब धोकड़ा वनस्पति कहाँ पाई जाती है ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि राजस्थान के 58% उसमें जगह में है। और आपको पता होगा कि जो कोपेन ने वर्गीकरण किया है वो CWG बोला है। CWG जो जगह है वहाँ पे धोकड़ा वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो CWG जो इलाका है उसमें आप इसको रिलेवेंट लिख सकते हो कि धोकड़ा वन जो CWG जो क्षेत्र है कोपेन के, उसको भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर CWG का भी आप यहाँ बता सकते हो कि जो कोपेन ने वर्गीकरण किया है, जो CWG जलवायु प्रदेश है वहाँ पर धोकड़ा वन वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो आपके नंबर आने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है जिप्सम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र और उपयोग बताइए। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जिप्सम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उपयोग पूछा गया है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उत्पादक क्षेत्र लिखना है। आपको एक हेडिंग डालनी है यहाँ पर उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पर उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, मुख्यतः जिप्सम पाया जाता है बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो सबसे पहली बात आपको पता होगा कि यार एक जो राजस्थान के कवास जो इलाका है बाड़मेर में, कवास एक जगह है, वहाँ पर एक बार बाढ़ आ गई थी, आपको पता है। तो आपको सुर्खियों में रही होगी वो न्यूज़, जब वहाँ पे पता लगाया गया कि भाई ये तो रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर बाढ़ कैसे आ गई। तो बाद में पता चला कि वहाँ पर जो रेगिस्तान जो है उसके नीचे जो भूमि है उसके नीचे जिप्सम पाई जाती है। तो जिप्सम की वजह से वो जो
पानी है वो ज़मीन में नहीं जा पाया अंदर और उस वजह से वहाँ पर बाढ़ आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जो बाद में फाइंड आउट हुआ कि यार यहाँ पे जिप्सम की मात्रा बहुत अधिक है और इस वजह से ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा पाया और वहाँ पर बाढ़ आ गई। और जो दो टीलों के बीच में, दो धोरों के बीच में जो दो बालू का स्तूप हैं उसके बीच में, क्योंकि ज़्यादातर जो वो लोग रहते हैं वो दो धोरों के बीच में रहते हैं, टीलों के बीच में रहते हैं, रेत के टीलों के बीच में, तो उस जगह पानी भर गया था। रात को सोते सोते लोग मतलब पानी में समा गए, बाढ़ में एक्सपायर हो गए, बाढ़ में लोग बह गए, उसमें डूब गए। ठीक है, तो वो कवास बहुत ज़्यादा फेमस रहा था। तो यहाँ पे जो मेरा बताने का मकसद है कि जो कोई भी जो चीज़ मिलती है, कोई भी मिनरल, तो वो आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे बाड़मेर मैंने बता दिया कवास, तो बाड़मेर के आसपास कौन कौन सी जगह है, जैसलमेर है, बीकानेर है, नागौर है। तो आसपास की जगह भी आप, अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे अगर पहले बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में जामसर, लूणकरणसर, सीबासर, पूगल, इस जगह में जिप्सम पाया जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर अपन ने डाल दिया, नागौर में गोठ मांगलोद, भादवासी, यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है। थर्ड मैंने डाल दिया जैसलमेर, यहाँ पर मोहनगढ़, पोखरण, चांदन में पाया जाता है। फोर्थ बाड़मेर, यहाँ पर उत्तरलाई और कवास में जिप्सम पाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका उपयोग बता देते हैं। उपयोग आपको पता है, जिप्सम दिया जाता है उर्वरक के रूप में, सीमेंट उद्योग में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर भी आप पॉइंट लिख सकते हो 1 2 3, तो इससे थोड़ा सा और रिलेवेंट हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, डब्बे में बंद कर सकते हो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, राजस्थान में गोवंश संवर्धन के प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अपन पॉइंट 4 में मैंने लिखा हुआ है, आपको ध्यान होगा तो कितना अच्छा दिख रहा है, आपको एक साथ दिख रहा होगा। यहाँ पे 5 में से 4 नंबर, 3 नंबर यहाँ पे मिल रहे होंगे। इससे बेस्ट आंसर भी आप लिख सकते हो। तो आप मुझे, मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई आप आपकी कॉपी भेजो, आप वहाँ पे अपना जो भी प्रदर्शन आप कर रहे हो उसको भी बताए। ठीक है, तो आप जब सक्रिय रूप से भागीदार होंगे, वहाँ पर अपने आंसर पोस्ट कर रहे होंगे, तभी ही हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो गोवंश संवर्धन के प्रयासों पर टिप्पणी, सबसे पहले मैंने लिखा है योजना कामधेनु डेयरी योजना। इसके तहत क्या किया जा रहा है, स्वदेशी नस्लों का संवर्धन किया जा रहा है और 6 डेयरी यहाँ पर स्थापित की गई हैं इस योजना के तहत। गो अभ्यारण्य नापासर बीकानेर में 5 करोड़ की लागत से बनाया गया है। नंदीशाला हर जिले में खोली जा रही है। गौशाला बायोगैस योजना, 4 बायोगैस संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं। नस्ल सुधार कार्यक्रम लागू हो कर रहे हैं। तो इसके अलावा और भी कोई रिलेवेंट पॉइंट है, अगर आपके पास जगह बचती है तो आप लिख सकते हो। तो गोवंश संवर्धन के प्रयासों पर टिप्पणी के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखने होंगे। अगर आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आदिवासियों के जीवन में माही के महत्व की विवेचना कीजिए। तो माही को वागड़ की गंगा या आदिवासियों की गंगा बोला जाता है। तो इसके माही का महत्व क्या है, तो सबसे पहला अगर बात करें तो भाई माही जो नदी है तो आसपास क्या होगी, कृषि होगी। कृषि होगी तो यहाँ पर मुख्य चावल और मक्का की कृषि की जाती है, जो आदिवासियों के लिए मेन जो रोजगार का साधन है या फिर आय का स्रोत है। तो कृषि, चावल और मक्का यहाँ पर माही नदी के बेसिन के आसपास यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट, पेयजल की सुविधाएं। थर्ड है जल विद्युत, जो बांसवाड़ा है उसमें 140 मेगावाट की जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। नेक्स्ट है मत्स्य पालन, जो माही नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर वहाँ के जो मछुआरे आदिवासी हैं वो मत्स्य पालन कर सकते हैं। जो आजीविका मिशन के तहत यहाँ पर माही, बजाज सागर और कड़ाना बांध में मछली पालन किया जा रहा है, जिससे उनके आय का स्रोत बढ़ गया है और वहाँ की उनकी जो जीवन स्तर में सुधार आया है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, 4-5 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो। ये जो फैक्ट डालोगे, माही, बजाज सागर बांध, कड़ाना बांध, मासवाड़ा में, ये तो इससे और अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 में से 5 में से 4 नंबर आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के उद्देश्यों एवं प्रावधानों पर लेख लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर ज्योग्राफी में एक टर्म आ जाती है कुबड़ पट्टी, जो नागौर में जो क्या है कि ज़्यादातर कुशामन हो गया, डीडवाना हो गया, आपको पता है ये खारी पानी की झीलें हैं। तो नागौर में जो क्षेत्र है वो वहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। कुबड़ पट्टी क्षेत्र बोला जाता है क्योंकि कुछ समय बाद उनकी फ्लोराइड के पानी पीने से उनकी जो हड्डियाँ हैं वो मुड़ जाती हैं, झुक जाती हैं और उनके कुबड़ से निकल के आ जाते हैं जो कमर में, तो उसको कुबड़ पट्टी क्षेत्र बोला जाता है। वहाँ पर क्या हो जाता है कि लोगों का जो सिलिकोसिस हो जाता है, सिलिकोसिस रोग से ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा अधिक रहती है। साथ जो पत्थरों का जो काम करते हैं, घिसाई का, कटाई का, उनमें भी इस रोग के होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नीति निकाली है, राजस्थान सिलिकोसिस नीति। तो आपको पता है, अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है तो उससे रिलेवेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि 3 अक्टूबर 2019 को ये नीति लागू की गई है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, 3 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट है पुनर्वास। यहाँ पर जो उद्देश्य और प्रावधान है इसके पुनर्वास के लिए यहाँ पर 3 लाख एक मुफ्त दिए जाएंगे सिलिकोसिस रोग से पीड़ितों को। मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे।
क्रियाकर्म हेतु 10,000 रुपये दिए जाएंगे और परिवार को सहायता के रूप में या पत्नी को पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, तो ये प्रावधान सिलिकोसिस नीति के तहत यहाँ पर किए गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के उद्देश्य और विशेषताएं बताइए। तो ये भी पर्यटन उद्योग, पर्यटन को पता है आपको कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड बन सकता है, वैसे तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पूछा उद्देश्य और विशेषताएं, तो आपको ध्यान रखना है उद्देश्य के 2.5 नंबर हैं, विशेषताओं के 2.5 नंबर हैं। आपको एक ऐसा नहीं है सिर्फ उद्देश्य लिख दिया विशेषताएं छोड़ दी, दोनों पॉइंट यहाँ पर आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है सबसे पर्यटन का नीति का उद्देश्य है और पर्यटन को बढ़ाना और यहाँ पे जो जो संभावना है उनको विकसित करना, वैसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर रिलेवेंट पॉइंट लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। जैसे पर्यटन को ब्रांड के रूप में विकसित करना, कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी करना, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र का निवेश में बढ़ावा देना, मार्केट रिसर्च को बढ़ावा देना, तो ये यहाँ के उद्देश्य हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं भाई, यहाँ पर प्रत्येक संभाग में 2-3 स्मारक बनाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्राफ्ट विलेज, फिल्म पर्यटन और जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। जिला पर्यटन विकास समिति और पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। MICE पर्यटन किया जाएगा। रूट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए राजस्थान कॉलिंग अभियान चलाया जाएगा। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आपको यहाँ लिखना है। तो उद्देश्य सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद विशेषताएं लिख दी। आप इसको पॉइंट भी डाल सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बढ़िया बनाने के लिए। तो आपको देखा होगा कि यार एक इसको पॉइंट वाइज लिख रहे हैं अपन, एक आप पैराग्राफ में लिख दो तो आपको वर्ड्स भी ज़्यादा यूज आएंगे, सब सीमा भी ज़्यादा यूज आएगी और आपके नंबर भी कम आएंगे। प्रेजेंटेबल आपको ये लग रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो अभी तक तो बात करी हमने 5 मार्क्स की, अब बात करते हैं अपन 10 मार्क के क्वेश्चन की। और 10 मार्क के क्वेश्चन में आपको पता है 100 वर्ड्स लिखे जाते हैं और सबसे इसकी जो बेसिक थीम होती है वो होती है सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखें, फिर इसका मेन बॉडी लिखें, फिर इसका कंक्लूजन लिखें। IBC फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा हुआ है राजस्थान में धातु खनिजों के प्रकार, वितरण और उनके औद्योगिक उपयोग का विवरण दीजिए। तो धातु खनिज कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट है उनका वितरण क्या क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके औद्योगिक उपयोग क्या क्या है। तो सबसे पहले पूछा हुआ प्रकार, तो यहाँ पे तो देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्ट, इसमें इंट्रोडक्शन जैसा कुछ बनता नहीं है। ठीक है, वैसे आप इंट्रोडक्शन डाल सकते हो कि जो राजस्थान है वो खनिजों का अजायब घर बोला जाता है, यहाँ पे इतने 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिजों में प्रथम स्थान, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो 1-2 लाइन। देन उसके बाद में आप शुरू कीजिए कि यहाँ पर प्रकार मेन है लोहे और अलोह खनिज पाए जाते हैं। लोह खनिज में कौन कौन से हैं, लोह खनिज में लोह अयस्क है, मैग्नीज है, टंगस्टन है। अलोह अयस्क में कौन कौन से हैं, तांबा है। अलोह खनिज में कौन कौन से हैं, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना, ये यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो इसी के पास में। ठीक है, नेक्स्ट है अब बात करते हैं इनका वितरण। तो सबसे पहले अपन लोहे धात्विक खनिजों की बात कर लेते हैं। लोहे धात्विक खनिजों में सबसे पहला है लोहा। लोहा पाया जाता है जयपुर में मोरीजा वानोल क्षेत्र में, दौसा, नीमना, रायसोर, सेला, झुंझुनू में, डावला, सिंघाना में, उदयपुर में, नाथरा की पाल, थोर, हुंडेर में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीज। ठीक है, ये बांसवाड़ा के लीलवानी, कालाकूटा, तलवाड़ा में, डूंगरपुर और उदयपुर में पाया जाता है। मैग्नीज क्या काम आता है, मशीनरी, लोहे इस्पात उद्योग में काम आ जाता है। लोहे अयस्क का तो आपको पता है कि पटरी बनाने में, आभूषण बनाने में, या सॉरी आभूषण बनाने में तो नहीं, पटरी बनाने में, बर्तन बनाने में, उपकरण बनाने में, मशीनरी उपयोग में आपको लोहा जो जो भी काम आता है आपको सब पता है, वो लिख सकते हो आप। ठीक है, लोहे के गेट बनाए जाते हैं। ठीक है, लोहे के पलंग बनाए जाते हैं, तो वो सारी लोहे की कीलें बनाई जाती हैं, आप सब चीज़ें लिख सकते हो। सिर्फ मैग्नीज है, मैग्नीज का मशीनरी उद्योग में, लोह इस्पात उद्योग में काम आता है। कहाँ कहाँ होता है, बांसवाड़ा के लीलवानी, कालाकूटा, तलवाड़ा में, डूंगरपुर, उदयपुर में। नंबर 3 है टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ कहाँ है इसका वितरण, टंगस्टन है नागौर के डेगाना, रेवत की पहाड़ी, पाली में, नाना कराब में, सिरोही में, आबू रेवदर, वालदा में, ये यहाँ पर टंगस्टन उत्पादित होता है, यहाँ पर इसका वितरण है। ये काम क्या आता है, मशीनरी और कारतूस निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट है अलोह खनिज, अलोह धातु खनिज, उसमें सबसे पहला है तांबा। तांबा कहाँ कहाँ है राजस्थान में, झुंझुनू में, खेतड़ी, चांदमारी में, अलवर में, खोदरीवा में, सीकर में, नीम का थाना में, उदयपुर में,
अंजनी सलूम्बर में तांबा का उत्पादन होता है, तांबा का वितरण है। ठीक है, अब बात आती है तांबा का औद्योगिक उपयोग क्या है। तो आपको पता है तांबा तार बनाने में काम आता है, वायरिंग में आता है, मशीनरी उद्योग में आता है, तांबा के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो तांबा जो भी काम आता है, आपको आसपास जो भी चीज़ें दिखती हैं आप वो लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट है सीसा, जस्ता, चांदी। तो सीसा का उपयोग है वायुयान और कारतूस बनाने में, जस्ता है उर्वरक शुष्क सैल बनाने में, चांदी का आपको पता है आभूषण बनाने में, बर्तन बनाने में, सिक्के बनाने में, आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो ये कहाँ सीसा, जस्ता, चांदी एक साथ मिलती है। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान रख लो कि यार ये जो भीलवाड़ा का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है, जिंक मनी तो आपको पता होगा। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है गुलापुरा आंगूचा जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थापित है और वो इनसे रिलेटेड है। अब जो मान लो वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाई गई है तो सीधी सीधी बात है कि भाई वो वहाँ पर उत्पादन हो रहा होगा और उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहा होगा। तो एक भी चीज़ अगर आपको थोड़ी बहुत भी पता है ना तो आप उसको कर सकते हो, आइडिया लगा के भी कर सकते हो क्वेश्चन। तो जैसे उदयपुर के जावर क्षेत्र में जावर के जो खाने हैं सीसा, जस्ता, चांदी से रिलेटेड हैं। राजसमंद में राजपुरा, दरीवा, भीलवाड़ा में रामपुरा आंगूछा, गुलापुरा आंगूछा, सवाई माधोपुर में चौथका, बरवाड़ा, यहाँ पर ये सीसा, जस्ता, चांदी पाई जाती है। अब सोना, नेक्स्ट है सोना। तो दोस्तों आपको पता होगा बांसवाड़ा में सोने के भंडार मिल रहे हैं। अब आपको इतना भी पता है तो आप इसको कर सकते हो। सोना जो है बांसवाड़ा में आनंदपुरा, भूकिया और जगपुरा में सोना का उत्पादन होता है, सोना के भंडार पाए गए हैं। तो सोना का उपयोग क्या क्या है वो भी आपको पता है। सोना के सिक्के बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये सारा है, आप यहाँ पे टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना देते हैं तो यहाँ पर आपके 10 में से 8 नंबर आने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है। बस इसमें आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको तरीके से लिखना है, जो चीज़ें पूछी हुई हैं वही लिखना है। नेक्स्ट है राजस्थान की गरासिया जनजाति की सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये गरासिया जनजाति की क्या क्या पूछी हुई है, सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं पूछे। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि राजस्थान में गरासिया जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट उसकी सामाजिक विशेषताएं लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे अपन आर्थिक विशेषताएं। तो पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो इसको और पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, अच्छे नंबर आते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान की 3rd सबसे बड़ी जनजाति है गरासिया। ये पाई जाती है आबू रोड, पिंडवाड़ा तहसील में। नेक्स्ट है बाली पाली में और उदयपुर की गोकुंदा कोटड़ा तहसील में ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट इसकी बात अगला पूछा हुआ है कि इस जनजाति की सामाजिक विशेषताएं क्या हैं। तो सामाजिक विशेषताओं में 4-5 चीज़ें आती हैं। पहले आता है परिवार, समाज, पंचायत व्यवस्था, विवाह, मेले, वेशभूषा और नृत्य। ये 4-5 चीज़ें यहाँ पर सामाजिक व्यवस्थाओं में आती हैं। तो आप इसको पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो, एक के बाद लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। मैंने तो आपको पढ़ाने के लिए, याद करने के लिए मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो आप एक के बाद ऐसे लिख सकते हो। जैसे परिवार समाज की बात की जाए तो यहाँ पर एकाकी प्रथा है। ठीक है, पिता मुखिया होता है, यहाँ पर गोद लेने की प्रथा है। सॉरी, ये एकाकी ये लोग होते हैं, पिता मुखिया होता है, गोद लेने की प्रथा है। इसके 3 प्रकार हैं इनके गरासियों के, जैसे मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात। 3 प्रकार की गरासियाँ पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर लिखें यहाँ पे, क्योंकि ये रिलेवेंट हैं। आप वैसे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप थोड़ा फैक्चुअल डेटा डालते हो तो वो रिलेवेंट हो जाता है, ऑथेंटिक आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पंचायत व्यवस्था। तो इसका जो पंचायत का मुखिया होता है उसको सहलोत या पालवी कहा जाता है, और यहाँ की जो सहकारी संस्था है उसको हेलरू बोलते हैं, हेलरू। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो परिवार समाज में बात करें तो प्रकार आ गया, मोटी न्यात, नैन की न्यात, निचली न्यात। पंचायत व्यवस्था की बात करें तो इसका मुखिया क्या कहलाता है, सहलोत पालवी, हेलरू सहकारी संस्था यहाँ पर है। ठीक है, अगर अपन बात करें विवाह की तो विवाह यहाँ पर 6 तरीके के विवाह होते हैं। मेनली प्रेम विवाह होते हैं, मोरबंदिया विवाह, तांडना विवाह, पहरावना, मेलवो, ठेवणों, सेवा, ये 6 तरीके के यहाँ पर विवाह इनमें देखने को मिलते हैं। अगर मेलों की बात की जाए तो यहाँ कोटेश्वर मेला इनका फेमस है, जो अंबाड़ी गुजरात में होता है। चेतर विचित्र मेला होता है जो देलवाड़ा सिरोही में है। और बड़े मेले यहाँ पर जैसे मनखोरो मेले, ये यहाँ पर मेनली इनके मेले हैं। वेशभूषा आपको पता है कि यो वेशभूषा के बारे में लिख सकते हो कि यहाँ पर वो जो इनके पुरुष होते हैं वो धोती पहनते हैं, महिलाएं होती हैं वो थोड़ा सा चुनरी और वो अंगरखी वगैरह ऐसा कुछ पहनती हैं। तो ये थोड़ा सा आप रिलेवेंट यहाँ पर लिख सकते हो। अगर इनके नृत्य की बात की जाए तो यहाँ पर वालर नृत्य हो गया, मांदल नृत्य हो गया, लूर, कूद, मोरिया, ज्वारा, ये नृत्य हो गए। तो सामाजिक व्यवस्थाओं में ये सारे नृत्य आते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें 4-5 चीज़ें आप अगर इतनी इन्फॉर्मेशन लिख दोगे तो आपके पास आंसर वो आपको नंबर देने के लिए बाध्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक। तो आर्थिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आर्थिक का मतलब यह है कि इनके इनकम के स्रोत क्या क्या हैं, गुजारा कैसे करते हैं। तो आपको पता है कृषि करते हैं, मेनली जनजाति जो होती है कृषि करती हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि इनकी जो सामूहिक कृषि है उसको हारी बाहुरी कृषि बोला जाता है। सोहेरी इसको बोला जाता है। अनाज भंडारण की व्यवस्था को सोहेरी बोला जाता है। पशुपालन की बात करें तो इनका आय का स्रोत पशुपालन है, या भैंस गाय रखते हैं, या आप और भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, बकरी भी रखते हैं, वो चरा के लेके आते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। कुछ जो हैं गरासी वो मजदूरी करने लग गए हैं। कुछ लकड़ी, भाई वनों में रहते हैं तो लकड़ी या वनोत्पादन कर रहे होंगे, ठीक है, गोंद बेचने का कार्य कर रहे होंगे, कुछ शिकार कर रहे होंगे, शिकार से पैसे कमा रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ कुछ अपने दिमाग से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो कोशिश ये करो कि सामाजिक और आर्थिक जो हैं उनको आप बराबर बराबर लिखें। ऐसा नहीं है सामाजिक को बहुत ज़्यादा लिख दिया, आर्थिक विशेषताओं को कम लिख दिया। फिर भी यहाँ पे सामाजिक व्यवस्थाएं आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो आप सारी चीज़ें रिलेवेंट लिखो। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे डाल देते हो तो आपको 7-8 नंबर आपको 10 में से मिल रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप प्रेजेंटेशन का ध्यान रखो, प्रेजेंटेशन लिखें और थोड़ा सा फॉर्मेट को फॉलो करें। जैसे आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर देन यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ के फिर आपने यहाँ बॉडी लिख दी, फिर देन यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस वाले वीडियो में इतना ही मैंने डिस्कशन किया है। आपको पता लग गया होगा ये सारे जो आपको कॉपी है, ये आपको क्वेश्चन की जो मॉडल आंसर है ये आपको टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे मिल जाएगा। आप जब भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस डालूँ आप ज़रूर उसके आंसर्स भेजा करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फॉलो करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं, वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है।